आज हम गणित ज्ञान कक्षा 5 की कार्य पुस्तिका के पुनरावृत्ति प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे बोला स्थानीय मान बताओ, तो इकाई के अंक में यदि आता है कोई तो स्थानीय मान में हम 1 का गुणा कर देते हैं। दहाई के अंक में आता है तो फिर 10 का गुणा किया जाता है। सैकड़े के स्थान पर आएगा तो उसमें 100 का गुणा किया जाएगा। तो जैसे यहां पर 5 इकाई दिया है तो इसमें स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1 बराबर हो जाएगा हमारा 5। 3 जो दहाई के स्थान पर है तो 3 और दहाई के स्थान किसका होगा, 10 का गुणा होगा। 3 दहा 30 स्थानीय मान हो जाएगा। सैकड़े के स्थान पर 0 तो 0 का स्थानीय मान, क्योंकि 0 में किसी का भी संख्या गुणा किया जाए हमेशा 0 आएगा, तो 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही रहता है। 1000 के स्थान पर 6 दिया गया है तो 6, अब यहां पर 1 लिखेंगे और 1 2 3 0 लगा देंगे, यानी 1000 के स्थान पर होता है तो 1000 गुणा किया जाता है। ध्यान ना रहे तो यहां पर 1 लिखा और बाकी स्थानों पर 0 आ जाएगा, तो 6 में 1000 गुणा हो तो 6000। अब 10,000 के स्थान पर 4 आया है तो 4, इसमें 1 0 और बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 40,000। लाख के स्थान पर 2 आया है तो 2 गुणा 1 के बाद 5 0 लग जाएंगे, यहां पे 1 लेगा, 1 2 3 4 5 0, तो ये हो जाएगा हमारा 2 लाख। तो इस तरह हम स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे बोला है, नीचे दिए गए अंकों से 6 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो यहां पर 6 अंक दिए गए हैं और एक अर्थ और निकलता है कि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी जो अंक दिया गया है वो बार बार नहीं आना चाहिए, है ना। तो इन अंकों की सहायता से हमें सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा अंक लिखते हैं। हम जानते हैं हमें अंकों की संख्या कुल 10 होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो सबसे पहले हम 9 लिख देंगे। फिर से छोटा अंक कौन है, 7 आया तो 7 लिखा, फिर 5 आया 5 लिखा, फिर 4 है, फिर 3 है और फिर 0 है। तो ये हमारी सबसे पहले, जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक आएगा, तो हमारी संख्या बन गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 9,75,430। अब 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो सबसे छोटी संख्या लिखने में बस इस चीज का ध्यान रखना है, शुरुआत 0 से नहीं होगी। 0 हमेशा दूसरे स्थान पर आएगा। अगर 0 से शुरुआत कर देंगे तो 5 अंकों की संख्या रह जाएगी हमारी। तो इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है, 3, तो हम सबसे पहले 3 लिखेंगे। हालांकि सबसे छोटा अंक 0 है, लेकिन 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, उसके बाद कौन सा अंक है, 3। अब 3 के बाद 0 लगा देंगे, फिर 4 5 7 और ये 9, तो हो जाएगी 3,04,579। 3,04,579 ये हमारी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। अब हमें ये अंक दिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ा अंक 7, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4 3 1 और 0। 0 से शुरुआत नहीं करेंगे, सबसे छोटा अंक 1 है, तो 0 लिखेंगे, फिर आ जाएगा 3 4 5 7, ये 7,54,310 सबसे बड़ी संख्या हो गई, और 1,03,457 ये सबसे छोटी संख्या हुई। फिर यहां पर सबसे बड़ा अंक 9 है तो 9 लिख देंगे, फिर आएगा हमारा 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4 और फिर 2, 9,76,542। अब इसमें 0 तो है नहीं है, तो पीछे से लिखना चालू कर देंगे, 2 4 5 6 7 9। यहां पे अंकों का अवरोही क्रम चल रहा है और यहां अंकों का आरोही क्रम चल रहा है। अब जैसे कह रहा है हल करो,
ये जोड़ के प्रश्न है। 3 में 4 जोड़ेंगे, 3 4 7 हो गया। 9 में 1 जोड़ा 10। अब 10 कैसे लिखेंगे, इस तरह लिखा हमने, तो 0 यहां पर आ जाएगा और 1 हमारा हासिल में चला जाएगा, तो हासिल यहां पर लिख देते 1 आ गया। 5 और 1 6, 2 8, हासिल का 1 9। 5 में 4 जो 9, 9 2 11 की 1, हासिल की 1। 2 6 8, 1 9, हासिल का 1 10 की 0, हासिल की 1। 6 1 7 और 3 10। अगला जोड़ते हैं। 4 में 2 जो 4 में 2 जोड़ा 6, 6 7 13 की 3, हासिल लगी 1, तो यहां पर आ गई। 4 2 6 और 6 7 13, हासिल का 1 14 की 4, हासिल लगी 1। 3 2 5 और 1 6, हासिल का 1 7। 4 1 5, 5 4 9, 2 3 5, 5 2 7, 7 में 5 और 12 और 12 3 15। तो ये अगला जोड़ हो गया हमारा। अब हमें अगला ये घटाना दिया गया, इसको हम सादा कागज में अच्छे से समझते हैं। तो इकाई 3 और यहां पर 8 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 5,45,853 में हमको 2,41,398 घटाना है। तो इकाई के अंक में इकाई का अंक घटेगा, 3 में 8 नहीं जाएगा, तो हमें हासिल लेनी पड़ेगी। तो हासिल कहां से आएगी, यहां से आएगी। तो यहां से 5 में से कम हो जाएगा बचेगा 4, और यहां पर 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा दहाई के अंक से गया, तो 10 में 3 जोड़ 13 हो जाएगा। तो ये 13 हो गया। 13 में से 8 घटाना है हमको, तो 8 13 में आ जाए कितना आएगा 5। अब यहां पर 4 बचा। अब 4 में से 9 घटाना है, 4 में से 9 घटेगा नहीं, तो फिर हमें हासिल लेनी पड़ेगी। हासिल बगल से आएगी सैकड़े के स्थान से, तो 8 है, 1 चला जाएगा, इससे बचेगा 7। तो यहां पर फिर 4 का कितना 14 हो जाएगा। हमें 14 में से 9 घटाना है, तो जब 14 में से 9 घटेगा तो आएगा हमारा 5। अब ये 7 है, 7 में 3 चला जाएगा, आ जाएगा सीधे सीधे 4 हमारा। 5 में 1 चला जाएगा 4, 4 में 4 चला जाएगा 0, और 5 में 2 चला जाएगा 3, तो हो जाएगा 3,04,455। यह हमारा घटाना आ गया। प्रश्न कह रहा है, श्वेता ने 21,480 रुपए के कपड़े, 3,600 रुपए की अलमारी तथा 4,978 रुपए की साइकिल खरीदी। उसने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो कपड़े पर जो खर्च है वो रुपए हमारा 21,480 है, अलमारी पे खर्च 3,600 रुपए है, और साइकिल पर खर्च 4,978 रुपए है। हमें यह ध्यान रखना है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक होना चाहिए। तो जोड़ना, सबको जोड़ देते कि कुल खर्च पूछ रहा है। जब भी कुल खर्च पूछा जाए तो जो आंकड़े दिए हैं तो उसको हमें जोड़ देना है। 0 0 8 जोड़ 8 हो गया, 8 में 7 जोड़ 15 की 5, हासिल लगी 1 आ जाएगा। 4 में 6 जोड़ 10, 10 9 19, हासिल का 1 20 की 0, हासिल लगी 2। 1 3 4 4 8, हासिल का 2 10 की 0, हासिल लगी 1 और 2 और 1 3 हो जाएगा। तो जो हमारा कुल खर्च निकला वो रुपए 30,058 निकला। तो पूछ रहा है उसने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो श्वेता ने कुल 30,058 रुपए खर्च किए। अगला प्रश्न दूसरा, श्याम के पास कोल्ड स्टोर में 11,020 बोरे आलू थे। 1,020 बोरे आलू बेच दिए। अब श्याम के पास कितने बोरे आलू शेष बचे। उसके पास इतने बोरे आलू थे कुल, और उसने बेच दिए, मतलब इतने कम पड़ गए ना, उसके पास से चले गए। तो जो भी चीज निकल जाती है या हट जाती है तो उसे घटा देते हैं। शेष पूछ रहा है, तो 11,020 में से हम 1,020 को घटा देंगे। तो 11,020 1 1 0 2 0। अब जो 1,020 है तो यहां पर 0 के नीचे 0, अब यहां 2 आएगा, फिर 0 आएगा और फिर 1 आएगा।
इकाई के नीचे इकाई का अंक होना चाहिए, ये घटाना है, घटा दिया। तो शून्य में शून्य गया शून्य, दो में दो गए शून्य, शून्य में शून्य गया शून्य, एक में एक गया शून्य और एक बचा रहा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, उसके पास 10,000 बोरे आलू के शेष बचे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये हल करने की बोल रहा है, इसको हम सादा कागज पे लगाते हैं। हमें 567 में 249 का गुणा करेंगे। तो पहले हम 9 का गुणा इस पूरे में करेंगे, फिर 4 का गुणा करेंगे, फिर 2 का गुणा करेंगे। तो इकाई के अंक से शुरू करते हैं। 9 सत्ते 63 की 3, हासिल लगेगी 6। 9 छक्का 54, हासिल का 6 है, 54 में 6 जोड़ हो जाएगा 60 की 0, हासिल लगी फिर 6। 9 पना 45 और 45 में 6 जोड़ेंगे हो जाएगा 51। अब दहाई के स्थान का गुणा करेंगे, यानी 4 गुणा इस पूरे में करेंगे। तो जब 4 का गुणा करेंगे यहां पर, तो यहां पर 0 लिख देंगे, कट्टस लगा देंगे। ठीक, अब 4 का गुणा 4 सत्ते 28 की 8, हासिल लगी 2। 4 छंग 24, हासिल कर 2, 26 की 6, हासिल लगी 2। 4 पंचे 20, हासिल का 2, तो हो गया 22। अब 2 का गुणा करेंगे तो इन दो स्थान, यानी यहां पर फिर 2 जगह कट्टस लग जाएगा। 2 सत्ते 14, यहां कट्टस के सामने शून्य भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सत्ते 14 की 4, हासिल लगी 1। 2 छक्का 12, हासिल का 1। 13 की 3, हासिल लगी 1। 2 पंचे 10 और हासिल का 1, 11। 3 8, 6 में जो 7, 7 4 11 की 1, हासिल लगी 1। 5 1 6, हासिल का जोड़ दिया। 6 2 8, 8 3 11 की 1, हासिल लगी 1। 2 1 3, हासिल का 1, 4 और 1। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,41,183। अब इकाई के अंक से चालू तो 2 एकम 2, 2 छक्का 12 की 2, हासिल लगी 1। 2 सत्ते 14 और हासिल का 1 हो गया 15। अब कट्टस के शून्य भी लगाएंगे, यहां पर शून्य, आप शून्य भी लगा सकते हो, कट्टस भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप शून्य का गुणा करेंगे तो तीनों स्थान पर शून्य हो जाएगा। शून्य का किसी भी संख्या से गुणा किया जाए हमेशा शून्य होता है। अब एक शून्य लगाया तो सैकड़े के स्थान से गुणा करना है 2 से, तो फिर 2 शून्य लगा देंगे। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12 की 2, हासिल लगी 1। 2 सत्ते 14 और हासिल का 1 हो जाएगा 15। अब सबको जोड़ देंगे, 2 2, 5 में 2 जोड़ा 7, 1 में 2 जोड़ा 3, 5 1, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 1,53,722। अब हमें 3,505 में 18 का भाग देना है। ये जो 18 ये भाजक कहलाता है, 3,505 ये भाज्य कहलाएगा, यहां पर जो आएगा वो भागफल कहलाएगा। तो 18 का पहाड़ा पढ़ना है ताकि 35 से ज्यादा ना जाए। आपकी सुविधा के लिए हम एक बार इसको यहीं पर लिख देते हैं। जैसे 18 का पहाड़ लिख दिया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36। तो हमें 18 का पहाड़ा पढ़े ताकि 35 से ज्यादा ना जाए। तो 18 दूनी 36 ज्यादा हो जाएगा, तो भाग एक बार जाएगा, 18 एकम 18। अब घटाना है, तो 5 में 8 नहीं जाए, हासिल लेंगे तो यहां 15 हो जाएगा। 15 में 8 जाएगा तो बचेगा 7। यहां से हासिल क्या निकल गया, तो बच्चा 2। अभी घटाने सीखा था हमने, हासिल गई 3 से घट के तो 2 बचा, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, तो 17 हो गया। अगली संख्या में शून्य उतार लेंगे। अब 18 का पहाड़ा पढ़ाएंगे ताकि 170 से ज्यादा ना जाए। 18 नंबर 162 होता है और धाम 180 ज्यादा हो जाएगा, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। तो यहां पे लिखेंगे 9, 18 नंबर 162। अब 170 162 घटाएंगे, शून्य में 2 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 2 गए 8, यहां बचा 6, 6 में 6 गए 0,
एक में एक है शून्य। अब अगली संख्या 5 है, उसको उतार लेंगे। अब 18 का पहाड़ा पढ़ेंगे ताकि 85 से ज्यादा जाए। 18 को 18, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, ज्यादा हो गया। कितनी हो? 4 बार जाएगा, तो 18 चौक 72। 5 में 2 का जाएगा 3, 8 में 7 जाएगा 1, तो 13 हमारा बचेगा शेषफल। 194 भागफल आया। 3505 भाज्य है, 18 हमारा भाजक है। 8305 में 40 का भाग करना है, तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 तिये 120, 40 ज्यादा हो जाएगा, तो 40 दूनी 80। 3 में शून्य गया 3, 8 में 8 गया शून्य। अगली संख्या उतार लेंगे अब शून्य। अब 40 का भाग 30 में देना है, 30 तो छोटा है, 40 से कम 40 हो रहा, तो भाग कितनी बार जाएगा? एक से पहले का शून्य आएगा, तो भाग 0 बार जाएगा। और 40 शून्य शून्य होता है, किस तो ये शून्य हो गया। शून्य में शून्य गए शून्य, 3 में शून्य गए 3। अब अगली संख्या उतार लेंगे 5। अब 40 का भाग देना ताकि 305 से ज्यादा ना जाए। 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 सत्ते 28, यानी 40 सत्ते 280 होगा। पांच में शून्य गया 5, यहां से हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 गया 2, और यहां खांसी चला गया तो 2 में 2 चला जाएगा शून्य, तो 25 हमारा शेषफल आ गया और भाग गया 207 बार। अगला प्रश्न कह रहा है एक पेंसिल बॉक्स का मूल 55 रुपए है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल 55 रुपए है। ऐसे ही 25 पेंसिल बॉक्स का मूल क्या होगा? एक का मूल हमें दे रहा है, और जब इसी तरह ज्यादा का मूल निकलवाए तो हमें गुणा करना पड़ता है। एक पेंसिल बॉक्स का मूल 55 रुपए दिया गया है, चाहे हमसे 5 का पूछे, चाहे 8 का पूछे, चाहे 2 का पूछे, चाहे 10 का पूछे, जितने ज्यादा का पूछेगा उतनी संख्या का इसमें हमें गुणा करना पड़ेगा। तो एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 55 रुपए है, तो 55 में हम 25 का गुणा कर देंगे, तो 5 पाना 25 की 5 हासिल लगी 2, 5 पाना 25 हासिल कर दो 27। अब यहां पे 0 लगा देंगे कि अब 2 का गुणा करना है दहाई के स्थान का। 2 पंचे 10 की 0 हासिल लगी 1, 2 पंचे 10 और 1 11। जब टोटल कर देंगे 5 में शून्य जोड़ा 5, 7 में शून्य जोड़ा 7, 2 और 1 3, 1, तो 1375 रुपए 25 पेंसिल बॉक्स का मूल्य होगा। अगला प्रश्न कह रहा है 15 पैकेट में 225 पेंसिल आती हैं। 15 पैकेट में 225 पेंसिल आ रही, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आएगी? अब यहां पर ठीक उल्टा हो गया। एक पैकेट का मूल्य दिया गया था बॉक्स का, 25 का निकलवा रहा था। अब एक कुल पेंसिल दे दी गई और बोला एक पैकेट में इतनी आती। कुल पेंसिल 225 है और एक पैकेट की थी 15 आ रही, तब ऐसी कंडीशन भाग देना पड़ता है। जैसे पता चले हमारे पास 15 आम है और 5 लोगों को बांटना है, हर एक के पास कितने आम जाएंगे? तो क्या करेंगे? 15 में 5 का भाग दे देंगे, 5 दिया 15, हर एक के पास 3-3 आम जाएगा। इसी तरह 15 पैकेट में 225 पेंसिल आ रही है, तो कुल 225 पेंसिल 15 पैकेट में भरी जाती है, तो एक पैकेट में कितनी आएगी? तो 225 में 15 का भाग कर देंगे तो एक पैकेट में पेंसिल पता चल जाएगी। तो 225 में 15 का हम भाग कर दे रहे हैं, तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल आई वो पता चल जाएगी। तो 15 का पहाड़ा पाई ताकि 22 से ज्यादा न जाए, 15 एकम 15 हासिल लेंगे, 2 में 5 जाए हासिल लेंगे, 12 में 5 गए 7, 1 में 1 गए 0, उतार लिया 5, 15 का 15 पना 75। तो यहां पर जो पैकेटों की संख्या होगी वो 15 पैकेट थे और हर पैकेट में 15 पेंसिल आएंगी।
तो 15 गुणा कर देंगे 225 हो जाएगा। तो एक पैकेट पेंसिलों की संख्या हो जाएगी 15। अगला प्रश्न है हल करो। अब यहां पर गुणा का भी चिन्ह है, प्लस का भी है, भाग का भी है, घटाने का भी है। तो ये हमारी मिश्र संक्रियाओं पर यानी मिक्स्ड ऑपरेशंस पर हल प्रश्न हो गया। तो इस तरह के प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले हम भाग की संक्रिया अपनाते हैं, फिर गुणा, फिर जोड़, अंत में सबसे घटाना होता है। यानी पहले भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़ करना है, अंत में घटाना। इसको लिख देता हूं यहां पर। तो बाकी हम इसी तरह उतार लेते हैं। सबसे पहले भाग करेंगे तो 7 गुणा 3, ये प्लस का था, प्लस निशान लगा दिया। अब इस स्टेप को देखना, 63 भागे 9, 63 में 9 का भाग करना है। तो 9 सत्ते 63, तो हमारा आ जाएगा 7, और फिर ये आ जाएगा माइनस का 7। इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया? 7 आ गया हमारा। बाकी चिन्ह सब उसी तरह के हैं। 63 में 9 का भाग कर दिया। अब भाग के बाद क्या है? गुणा आएगा। तो 7 में 3 का गुणा करना है। तो 7 में हम 3 का गुणा करेंगे तो 7 यह हो जाएगा 21। बाकी को इसी तरह लिख देंगे, प्लस का 7 माइनस का 7। अब क्या करना हमको? जोड़ करना है। तो 21 में 7 जोड़ेंगे, तो 21 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28, और ये माइनस का 7 उसी तरह रहेगा हमारा। और जब 28 में 7 घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा 21। तो इस तरह के प्रश्न करने में सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, अंत में घटाना। इसी तरह ये अगला प्रश्न दिया हमको। सबसे पहले हम भाग करेंगे, बाकी स्टेप इसी तरह उतार लेंगे। तो 11 गुणा 2 प्लस, और ये माइनस का 19। हमें करना क्या है? भाग 32 में 4 का भाग करने। 4 अठे 32, तो यहां पर आ गया 8। अब भाग हो गया, अब इसके बाद गुणा करना पड़ेगा। तो 11 दूनी 22, और बाकी स्टेप इसी तरह उतार लेंगे। प्लस का 8 और माइनस का 19। अब हमें जोड़ना है। 22 में 8 जोड़ेंगे तो 22 8 हो जाएगा 30, और ये माइनस का 19 इसी तरह रहेगा। अब 30 में 19 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 11। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है समझो और खाली स्थानों में भरो। 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है। तो जो संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। यानी 2 हमारी क्या? सम संख्या। फिर 3 विषम संख्या। तो 3 क्या है? 2 से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती होगी, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी भाग देने में शेष 1 बचेगा। यानी 2 से 3 पूरी पूरी विभाजित नहीं होती है। फिर 4 संख्या है। अब 2 में 4 में 2 का भाग है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो जब संख्या 4 में 2 का भाग दें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाग पूरा पूरा जाएगा। यानी 4 क्या हमारी एक सम संख्या है। तो 4 हमारी क्या हो जाएगी? सम संख्या हो जाएगी। जैसे कह रहा है दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक मासा ज्ञात करो। तो 18 और 24 का मासा ज्ञात करना, महत्तम समापवर्तक। तो हम 18 और 24 के पहले अपवर्तक लिख लेते हैं। तो 18 के अपवर्तक लिख लेते हैं और 24 के अपवर्तक लिख लेते हैं। तो 18 का अपवर्तक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 18 में 2 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। फिर 3 हो जाएगा हमारा, 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, और फिर 9 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 9 दूनी 18 होता है, और 18 स्वयं हो जाएगा। तो 1 2 3 6 9 18, ये 18 के अपवर्तक हो गए। इस तक 24 के अपवर्तक निकाल लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 4 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 6 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 8 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 12 का भाग जाएगा, और 24 स्वयं हो जाएगा। तो 1 2 3 6 ये समान अपवर्तक हो गए। तो इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक कौन सा है? 6 है।
तो वही हमारा महत्तम समापवर्तक या मासा हो जाएगा। पहले हम समान अपवर्तक निकालेंगे। वो 1 2 3 और 6 है, और मासा यानी महत्तम समापवर्तक हो जाएगा हमारा, सबसे पर अपवर्तक 6 है, तो उत्तर 6 हो जाएगा हमारा। इसी तरह हम 21 और 35 में ज्ञात कर लेंगे। 21 के अपवर्तक क्या हो जाएंगे? 1 होगा। 21 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा, फिर 7 का भाग पूरा चला जाएगा, और 21 होगा। 35 के अपवर्तक 1 का भाग जाएगा पूरा पूरा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, और 35 स्वयं होगा। तो यहां पर समान अपवर्तक कौन से हैं? 1 है, 7 है, और इसमें सबसे बड़ा अपवर्तक जो है वो 7 है, तो महत्तम समापवर्तक हो जाएगा वो हमारा 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त लासा ज्ञात करो। तो पहले 8 और 16 के अपवर्त लिखते हैं। तो 8 के अपवर्त यानी 8 का पहाड़ पर 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 48। अब 16 के अपवर्त लिख देते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। अब समान अपवर्त, क्योंकि लघुत्तम समान अपवर्त, हमें समान अपवर्त छांटना, उसमें जो सबसे छोटा हो लघुत्तम। तो पहले समान अपवर्त लिख लेते हैं। तो इसमें 16 दोनों में, 32 दोनों में, 48 दोनों में। अब लासा इन लघुत्तम समापवर्त क्या हो जाएगा हमारा? इसमें जो सबसे छोटा हो, सबसे छोटा कौन सा है? 16 है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा 16 16। इसी तरह इसमें याद कर लेंगे। तो 12 के अपवर्त, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। 16 का अपवर्त लिखते हैं। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96। अब समान अपवर्त कौन से हैं? यहां पे हम देख रहे हैं कि 48 दोनों में शामिल है, 96 दोनों में शामिल है, तो 48 और 96। और इसमें छोटा कौन सा है? 48 है, तो जो लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा वो हमारा 48 हो जाएगा। इस 12 का भाग भी 48 से पूरा पूरा चला जाएगा, और 16 का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा। बोला भिन्नों को देखो, समझो, और इस बॉक्स में सही का चिन्ह लगाओ। छोटा कौन सा है, कौन सा बड़ा है, कौन सा बराबर है। यहां पर एक वस्तु के 5 बराबर हिस्से किए जा रहे हैं, यहां पर 4 वस्तुओं के 5 बराबर हिस्से किए जा रहे हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, एक आम है, उसको 5 जनों में बांटा गया है, और यहां पर 4 आम है, उसको 5 लोगों में बांटा गया, तो निश्चित रूप से ये वाला हिस्सा बड़ा है। या फिर जब हर समान होते हैं तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी होती है, तो बड़ी भिन्न होने के कारण ये चिन्ह लग जाएगा। अब यहां पर 1/2 और 1/3, अब हर अलग अलग हो गए। यहां पर एक वस्तु को 2 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, यहां पर एक वस्तु को 3 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, तो निश्चित रूप से ये वाला भाग ज्यादा होगा, है ना। या फिर ऐसा समझ सकते हैं, यदि अंश बराबर है तो जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटी हो जाती है, तो यहां पर ये बड़ी होगी, तो ये हमने इस तरह लगा दी। 2/8, 4/8, यहां पर हर समान है, अंश इसका बड़ा हो, तो ये वाली भिन्न बड़ी होगी और ये छोटी होगी, तो ये चिन्ह हमारा इस तरह लग जाएगा। यहां पर 1/2, 8/16 को देखेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो ये 1/2 हो जाएगी। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहां पे एक चीज को 2 भागों में बांटा गया, यहाँ 8 चीजों को 16 भागों इसमें 8 वस्तुओं को 16 भागों में बांटा जा रहा है ना। तो दोनों कैसे हैं? बराबर है, तो यहां पर ये चिन्ह लग जाएगा, वो बराबर का चिन्ह लग जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 ही है। अगला कह रहा है भिन्नों को आरोही तथा अवरोही क्रम में लिखिए।
अब सभी के हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न बड़ी होगी, और जिसका अंश छोटा होगा भिन्न छोटी होगी। तो आरोही यानी चढ़ते हुए क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या 1/8, इससे बड़ी है 2/8, इससे बड़ी है 3/8, और इन सबसे बड़ी है 6/8। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो ठीक उल्टा क्रम लिख देंगे। सबसे पहले आएगा 6/8, इससे छोटी है 3/8, उससे छोटी है 2/8, और सबसे छोटी हो गई हमारी 1/8। इसमें हर समान है, जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी कहलाएगी। तो यहां पर अवरोही क्रम पहले लिख लेते हैं। तो 9/7, इससे छोटी हो गई 6/7, फिर इससे छोटी हो गई 3/7, और सबसे छोटी 1/7। अब रोहित बोलता हुआ क्रम, यानी सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या और क्रम से हम घटते हुए मान में जाएंगे। और इसका ठीक उल्टा कर दो तो आरोही क्रम हो जाएगा 1/7, इससे बड़ी है हमारी 3/7, इससे बड़ी है हमारी 6/7, और इन संख्याओं में दी गई संख्या सबसे बड़ी है हमारी 9/7। अगला कह रहा है भिन्नों को जोड़ो और लिखो। आधार समान है, हर समान है 13, तो अंश जो वो सीधे उतार देते हो गए 7 और 5। 7 में 5 जोड़ा 12 और बटे में 13। यहां पे लघुत्तम आया 4, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, 1 का 6 में गुणा 6 आ जाएगा। तो जब दोनों में हर समान होते हैं तो अंश में जो संख्या दी जाती है वो सीधे सीधे लिख जाती है। 8, 6 में 8 जोड़ा हो जाएगा 14/4। इसको काटना चाहे सरल करना चाहे तो 2 7 14, 2 दूनी 4 हो जाएगा हमारा। अब भिन्नों का घटाव, फिर हर समान है तो ये हो जाएगा बटे में 8, लासा निकल आएगा। अंश में संख्या सीधे उतार देंगे, 11 माइनस का 5, और 11 में 5 जाएगा तो 6 बचेगा, 6/8 हो जाएगा। 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। इसको सरल भिन्न में बदल दिया हमको। आधार फिर समान है, हर 13 दोनों में समान है तो 13 आ गया। ऊपर का संख्या होता है 17 माइनस का 5, 17 में 5 जाएगा 12 आ जाएगा, बटे में 13 उसी तरह रहेगा। अगला कह रहा है भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलो। ये 28 है, सीधे लिख दिया, प्लस 3/10 यानी 3 का 10वां हिस्सा, तो ये 0.3। बटे में जितने जीरो होते हैं दशमलव उतने अंक खिसक जाता है। जैसे यहां पे 100 है तो यहां पे 2 अंक खिसके गए, यानी कि इसको लिखेंगे 0.09, 1 अंक 2 अंक आ गया। यहां पे बटे में 1000, 1 2 3 अंक खिसकाएंगे तो आएगा 0, फिर देखना दशमलव, यहां पे 4 है तो उसके बाद 2 जीरो लगेंगे ये। और यदि सबको जोड़ दिया जाएगा तो ये पहले, ये दूसरे तीसरे स्थान तो हो जाएगा 28.394। फिर अगर 10 + 6, 3 में 10 का भाग करेंगे, 1 अंक बाद दशमलव जाएगा तो 0.3 हो जाएगा। 8 में 100 का भाग करेंगे तो आएगा 0.08 हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। और जब 4 में 1000 का भाग करेंगे तो यहां पे 0.004, 3 अंक बाद लगेगा। 10 में 6 जोड़ा 16 हो गया, 0.384, ये पहले स्थान दशमलव एक बाद, फिर 2 अंक बाद है और 3 अंक बाद है, तो 16.384 ये योगफल निकल आएगा। अब कह रहा दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखें। इसको विस्तार के फॉर्म में लिखना, जैसे ये विस्तारित रूप था तो इसको हम लिख देंगे। तो 25.135 का विस्तारित रूप लिखना है तो हो जाएगा 25 प्लस, या 1 अंक पर दशमलव तो इसको लिखेंगे 0.1 प्लस 2 अंक पर दशमलव 3 में तो हो जाएगा 0.03। यहां पर हो जाएगा
0.005, ये तीसरे अंक पे था। यदि तीन को जोड़ दिया तो हमारा फिर यही आ जाएगा। इतना हमसे बोल रहा है। यदि हम इसको भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। ये 25 हो गया। हम क्या कहते हैं, दशमलव एक यानी 1/10। इसको क्या लिखेंगे, ये 100वां हिस्सा है 3, तो 3/100, तो हो जाएगा 5/1000। अब 65.386 का विस्तारित रूप लिखना है तो लिख देंगे पहले 65 प्लस 0.3 प्लस 0.08 प्लस 0.006। अब लोग रुपया पैसे में लिखो तो 92.08 रुपए, तो इसमें क्या 92 रुपए हो जाएंगे और दशमलव के बाद जो लिखा वो पैसे हो जाएंगे। 247 रुपए हो जाएंगे यहां पर, और दशमलव के पीछे जो लिखा वो 576 पैसे हो जाएंगे। अब रुपयों में लिखो तो 510 रुपए हो गए, और जो पैसे दिए वो दशमलव लगा के लिख देंगे, 74 पैसे हो जाएगा। यहां पर 999 रुपए 0.9 दो अंक में लिख दो, ये 09, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। जब 9 में 100 का भाग करेंगे तो 0.09 आएगा, 0.09। फिर क्या किलोग्राम में, मतलब 700 ग्राम है। जब 700 ग्राम है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते, तो जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो हमें 1000 का भाग करना पड़ेगा, तो 1000 का भाग कर दिया हमने, तो किस में 1 किलोग्राम में बदल गया। 1 0 2 0 2 0 कट जाएंगे, ये बचेगा 7/10, और जब 7 में 10 का भाग जाएगा तो 0.7 kg या किलोग्राम हो जाएगा। 2495 ग्राम दिया, तो 2495 में 1000 का भाग करेंगे तो ये किलोग्राम में चेंज हो गया। 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हो जाएगा 2.495 किलोग्राम। निम्नलिखित आकृतियों के परिमाप ज्ञात किए। परिमाप माने परिमाप, चारों ओर की माप, यानी जो चारों भुजाएं दी गई हैं या 3 भुजाएं दी गई हैं, उन सभी की भुजाओं की माप को जोड़ देना, वही परिमाप कहलाएगी। तो जैसे इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, तो 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, 5 2 7 7 5 12 12 2 14 सेंटीमीटर सीएम। यहां परिमाप हो जाएगी 4 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 2, 4 2 6 6 4 10 10 2 12 सेंटीमीटर। और इस त्रिभुज की परिमाप क्या हो जाएगी, आप लोग देख के समझ चुके हैं। 3 भुजाएं, इसमें तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 3 12 सेंटीमीटर। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहां पर ये जो आकृति दिख रही है, इसमें आमने सामने की भुजाएं समान है और समांतर है, और ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये हमारा आयत है। और यहां पे 90 अंश का कोण नहीं, सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर है, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है। तो ये आयत, ये समांतर चतुर्भुज और ये त्रिभुज हो गया। अगला सवाल कह रहा है, तुम्हारे स्कूल के एक टाट पट्टी की लंबाई 900 सेंटीमीटर है। ये जो लंबाई दे रहा है वो 900 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई 50 सेंटीमीटर, ये जो चौड़ाई वो 50 सेंटीमीटर। क्या टाट पट्टी का परिमाप ज्ञात करो। तो टाट पट्टी का परिमाप, ये जो टाट पट्टी है वो आयत के आकार की है, इसकी लंबाई तो हम सूत्र लगा के इस पर निकालते हैं। तो टाट पट्टी आयत जैसी है, तो आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। 2 लंबाई के मान 900 सेंटीमीटर है, चौड़ाई के मान 50 सेंटीमीटर है। 2
950 जोड़ेंगे जो 950 और 2 का गुणा करेंगे, 2 शून्य शून्य, 2 5 6 10 की 0 हंस लगी 1, 2 9 28 19, 1900 सेंटीमीटर। ये टाट पट्टी का परिमाप निकल आया। और यदि हम इसको मीटर बदलना चाहें तो हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसमें 100 का भाग कर देंगे, दोनों जोड़े कट जाएंगे तो हो जाएगा 19 मीटर। एक वर्गाकार मैदान के एक तरफ का माप 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाओं की लंबाई कैसी समान होती है, तो सभी की जो माप होगी वो 100 सेंटीमीटर निकलेगी। इस मैदान के चारों ओर तार की बाड़ लगाने कितने मीटर तार की आवश्यकता होगी? जो तार लगे वो परिमाप में लगे, बाउंड्री में लगेगा, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो बाड़ लगाने में लगा तार बड़ा वर्गाकार मैदान का परिमाप, और वर्ग का परिमाप हो तो 4 गुणे भुजा। वैसे अपन निकालें 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 4 भागा 400 सेंटीमीटर निकल आएगा। या 4 गुणे भुजा का मान 100 सेंटीमीटर है, 4 गुणा 100 यानी 400 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा।